दोस्तों नमस्कार। आज हम 18वें चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे जिसका टाइटल है साइंस फिक्शन। हमने पिछले चैप्टर के आखिर में भी एक डिस्कस किया था कि जो विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं उन्हें अपनी बात जनता तक पहुंचाने से डरना नहीं चाहिए और उन्हें साइंस फिक्शन का सहारा लेके, कला के विभिन्न साधनों का सहारा लेके जनता तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। और जो आधुनिक प्रौद्योगिकियां आ रही है ना, जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो आधुनिक प्रौद्योगिकियों से रिलेटेड हो, उन्हें उन बदलावों से जनता को अवगत कराना चाहिए ताकि जनता उसके बारे में सही समझ रख सके, है ना, उनको एक सत्य की सही तस्वीर मिल सके। तो ये चैप्टर इसी चीज पे डिस्कशन करेगा कि हम जो भी चीजें देखते हैं साइंस फिक्शन में, चाहे फिल्में हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कोई नाटक हो, चाहे कोई उपन्यास हो, क्या वो साइंस फिक्शन भविष्य की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं हमें भविष्य के बारे में गलत चीजें परोस रहे हैं, है ना। तो इसके टाइटल में ही जैसा लिखा गया है कि फ्यूचर इज नॉट व्हाट वी सी इन द मूवीज, यानी कि हम फिल्मों में जो चीज देखते हैं वो भविष्य नहीं है। यानी कि ये कहीं ना कहीं इस चीज की पड़ताल करेगा कि फिल्में हमें जो दिखा रहा है उनमें क्या क्या कमियां हैं। तो इस चैप्टर की हम डिस्कशन शुरू करें तो इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था और इस चैप्टर में भी ये जिक्र है कि मानव पृथ्वी ग्रह का रूलर क्यों है, क्योंकि वो सबसे बेहतर ढंग से सहयोग कर सकता है ना। वो सहयोग क्यों कर सकता है, ये पिछले चैप्टर में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि वो किससे कहानियां फिक्शन इन्वेंट कर सकता है, उन्हें प्रोपगेट कर सकता है, प्रसारित कर सकता है करोड़ों लोगों तक, और उन करोड़ों लाखों लोगों का विश्वास जगा सकता है उस किस्से में। और जब उनका एक बार विश्वास जग जाए तो वो एकजुट हो जाते हैं। तो किससे इन्वेंट करने में विचारकों का या फिर नेताओं का योगदान हो सकता है, लेकिन उनको प्रसारित करने में कलात्मक ढंग से और उनके ऊपर हमारा विश्वास जगाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है कवियों का, चित्रकारों का, नाटककारों का, है ना, फिल्म मेकर का, संगीतकारों का। तो वो हमें इन अलग अलग कलाओं के माध्यम से ये चीजें हमें हम तक पहुंचाते हैं, हमें बार बार दिखाते हैं, हमारा विश्वास उन किस्से कहानियों पे बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जितना महत्वपूर्ण इंजीनियर और सैनिक है उतने ही महत्वपूर्ण कलाकार भी हैं, है ना, क्योंकि वो हमारा उन फिक्शन के ऊपर विश्वास जगाते हैं, उन फिक्शन को हम तक सरल भाषा में या सरल माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। तो जैसे कोई भी सैनिक युद्ध क्यों लड़ेगा, जब वो युद्ध इसलिए लड़ेगा क्योंकि वो बचपन से ही अपने राष्ट्र को अलग अलग फिल्मों में देखते आया है ना, राष्ट्रभक्ति की फिल्में जैसे बॉर्डर फिल्म हो गई या फिर तिरंगा फिल्म हो गई, या फिर उसने देशभक्ति की कई गाने सुने हैं ना, जैसे ए मेरे वतन के लोगों, और उसने अलग अलग कविताएं भी पढ़ी है, अलग अलग वीरों की कहानियां भी सुनी है, नाटक देखे हैं या फिर पेंटिंग देखी है जैसे भारत माता का चित्र। तो इसलिए सैनिक या फिर आम एक व्यक्ति, एक नागरिक अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि उसका अपने राष्ट्र पे विश्वास है। राष्ट्र नाम का जो किस्सा है, कहानी है, उसके ऊपर उसे विश्वास है, उसे बार बार वो चीज दिखाई गई है। इसका एक और उदाहरण ले तो जैसे राम कथा में हमारा विश्वास है कि रामचरितमानस हम जब पढ़ते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें राम कथा पढ़ने के बाद जो शांत रस से हम भर जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को अलग अलग मर्यादाओं का पालन करते हुए देखते हैं, तो हम एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमने राम कथा को टीवी सीरियल पे भी देखा है, रामायण आदि में। राम कथा को हम रामलीला के नाटकों में भी देखते हैं, है ना, लाइव देखते हैं जब भी रामलीला होती है, और अलग अलग गीत और भजन सुनते हैं राम के नाम पे, है ना, हनुमान जी के नाम पे। तो वो सारे चीजें जब हम देखते हैं तो हम उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और जब हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो राम कथा में हमारा विश्वास अपने आप ही पैदा होने लग जाता है और हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पे चलने का प्रयास करते हैं, है ना। इसी तरह से एक और उदाहरण अगर हम ले, जैसे हमने फिल्मों में या फिर वेब सीरीज में हॉलीवुड की, बॉलीवुड की
बॉलीवुड की, खास करके 90s के बाद की, उन फिल्मों में हमने देखा है कि हैप्पीनेस का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करें, विलासिता की ज्यादा से ज्यादा चीजें संग्रहित करके, खरीद कर अपने पास रखें, तभी हमें हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि ये चीज हमें फिल्मों में दिखाई गई है। इस कैपिटलिस्ट यूटोपिया को, पूंजीवादी स्वर्ग को हमने टीवी पे देखा है और हम इसे ही हैप्पीनेस मानते हैं, है ना। तो हैप्पीनेस पे जैसे इस बार भी ऐसे आया था कि हैप्पीनेस का कोई रास्ता नहीं है, हैप्पीनेस अपने आप में ही एक रास्ता है। तो इस तरह से आप ये चीजें निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि हैप्पीनेस वो नहीं है जो हम फिल्मों में हमें दिखाया जाता है या फिर समझाया जाता है। इसी तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन अभी तक हमने की उदाहरणों से, तो उसमें हमने समझा कि कलाकार कितने महत्वपूर्ण है, या फिर कला के साधन किसी बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी पे यूपीएससी ने पहले निबंध पूछा भी है कि कवि संसार के सर्वमान्य विधायक हैं, है ना, कि कवियों के महत्व पे ही वो बात करना चाह रहा था। तो इसलिए विज्ञान कथाएं जनता तक जटिल से जटिल बात को पहुंचाती है एक सरल भाषा में, सरल तरीके से। तो लेकिन अगर विज्ञान कथाएं सही तरीके से बात नहीं पहुंचाएगी तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा कर सकती है। तो हम आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी कहाँ से इकट्ठी करते हैं, उनके बारे में हम कैसी राय बनाते हैं? हम कोई लेख पढ़कर नहीं बनाते, हम कोई साइंटिफिक लेख या किसी एक्सपर्ट ने न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में कोई लेख लिखा हो, हम उसको नहीं पढ़ते कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उससे क्या बदलाव आएंगे। हम या फिर आम एक व्यक्ति कभी भी वैज्ञानिक लेख नहीं पढ़ता, बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग ही पढ़ पाते हैं। और लेकिन ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं। तो वो उन साइंस फिक्शन फिल्मों को देख करके अपनी राय बनाते हैं कि भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है ना। इसका उदाहरण देखें तो मैट्रिक्स, एक फिल्म आई थी मैट्रिक्स, और एक हर, है ना, HER, हर के नाम से। ये फिल्म शायद 2013 में आई थी। तो ये फिल्में कैसे हमें दिखाती है भविष्य के बारे में। या फिर वेब सीरीज आई थी वेस्ट वर्ल्ड और ब्लैक मिरर के नाम से। तो ये फिल्में भी हमें आधुनिक प्रौद्योगिकियां कैसे हमारे जीवन में बदलाव लेके आएंगी, हमारा भविष्य कैसे होगा, कैसे वो हमारे माइंड और बॉडी पे कंट्रोल कर लेगी, वो इन फिल्मों में दिखाया गया है। तो अगर एक आम व्यक्ति फिल्मों को देख करके ही अपना नजरिया बनाता है, अपनी राय बनाता है, तो इसलिए विज्ञान कथाएं, साइंस फिक्शन, चाहे वो नोवेल हो, है ना, चाहे वो मूवी हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे नाटक हो, उनको अधिक रिस्पॉन्सिबल बनने की आवश्यकता है, ताकि वो लोगों को एक गलत धारणा ना दे, गलत राय ना दे, और उनको भविष्य की एक सही तस्वीर दिखाई जा सके। लेकिन क्या होता है कि साइंस फिक्शन की जो फिल्में होती हैं या नोवेल होती है, वो कुछ गलतियां करती है, वो कुछ पाप करती है कि वो भविष्य की सही तस्वीर ना दिखा के एक तरह से सेंसेशनलाइज करती है ना। तो उस सेंसेशनलाइजेशन के कारण, उस सनसनी पैदा करने के कारण वो कुछ गलतियां करती है। और वो क्या गलतियां हैं, इस चैप्टर में उन्हीं चीजों पे बात की गई है, जिसे मैंने 3 भागों में बांटा है। और इन 3 भागों को हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है कि साइंस फिक्शन मूवी बुद्धि और चेतना को एक मान लेती है, यानी कि माइंड और कॉन्शियसनेस को एक मान लेती है। जैसे डेकार्ड ने माना था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी कि सोचने और कॉन्शियसनेस के बीच का जो संबंध है, डेकार्ड ने एक ही माना था, सोचने को ही कॉन्शियसनेस माना था, है ना। तो इसी तरह से साइंस फिक्शन मूवी भी बुद्धि और चेतना को एक मानती है, जबकि ये एक नहीं है। सोचना अलग प्रक्रिया है और चेतना, कॉन्शियसनेस अलग चीज है। तो अगर इन दोनों को एक मानेंगे तो साइंस फिक्शन अपने सही रास्ते से भटक जाएगी और वो हमें सही चीज दिखाएगी नहीं। इसके अलावा दूसरा है कि हमारे माइंड का हमारे वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है ना। माइंड वर्ल्ड को चेंज करता है या फिर वर्ल्ड माइंड को चेंज करता है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये चीज भी साइंस फिक्शन हमें सही से दिखाती नहीं है।
इस वजह से ये जो फिल्में होती है वो हमें भविष्य की एक विकृत तस्वीर दिखाती है ना। और तीसरा है कि माइंड और मैटर का आपस में क्या संघर्ष चलता है, माइंड मैटर के ऊपर कंट्रोल करता है, माइंड मैटर को एक तरह से रिफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें बदलाव लाता है। तो तीसरी ये चीज दिखाई जाती है कि माइंड और मैटर का आपस में संघर्ष, माइंड कैसे मैटर पे विजय प्राप्त करता है। तो ये 3 गलतियां साइंस फिक्शन मूवी करती है जो कि हमें वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाती। अब इसमें हम पहली गलती की बात करेंगे कि कैसे बुद्धि और चेतना को एक मानकर मूवी हमें गलत तस्वीर दिखाती है साइंस की या फिर भविष्य की। तो अगर बुद्धि और चेतना को एक मान लेंगे तो साइंस फिक्शन मूवी कैसी बनेगी कि बुद्धि और चेतना एक है तो रोबोट के पास बुद्धि है, वो तार्किक एनालिसिस कर सकता है, मानव से जल्दी गणनाएं कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, चीजें का रिजल्ट दे सकता है, बुद्धि है उसके पास लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है ना, वो भावनाएं नहीं है उसके पास। तो अगर हमने इन दोनों को एक मान लिया तो साइंस फिक्शन मूवी दिखाएगी कि कैसे रोबोट और इंसानों के बीच में युद्ध हो रहा है, कैसे रोबोट इंसानों को कंट्रोल करने लगे। तो ये जब चीज हमने इन दोनों को सेम माना, माइंड और कॉन्शियसनेस को, तो रोबोट और इंसानों का युद्ध हमें फिल्मों में देखने को मिलता है। जैसे रजनीकांत की फिल्म आई थी रोबोट, या फिर हॉलीवुड में भी कई फिल्में इस पर बनी है, जैसे आई रोबोट एक विल स्मिथ की बनी थी जिसमें इंसानों और रोबोट का आपस में संघर्ष दिखाया गया था, या फिर टर्मिनेटर जैसी फिल्में भी इसमें आती है ना। तो ये साइंस फिक्शन मूवी का एक काफी बड़ा पाप है या फिर गलती है कि वो चीजों को सही तरीके से दिखाती नहीं है। या फिर दूसरा कैसे करेंगी साइंस फिक्शन मूवी कि वो जब बुद्धि और चेतना को एक मान लेगी तो वो रोबोट और इंसानों के बीच में रोमांटिक संबंध या रोमांस दिखाने लगेगी। इसमें क्या होगा कि रोबोट की एक लैंगिक पहचान भी दे दी कि उसका एक जेंडर है, उसका एक लिंग है, उसकी वजह से वो रोबोट और इंसानों के बीच में कहीं ना कहीं रोमांटिक संबंध वो दिखाने लगते हैं। तो ये भी काफी बड़ी गलती है साइंस फिक्शन फिल्मों की। इसका एक उदाहरण दे लें तो एक एक्स मशीना नाम से एक मूवी आई थी 2015 में, जिसमें एक एआई एक्सपर्ट होता है, मेल होता है, और एक रोबोट फीमेल होती है। रोबोट फीमेल के प्रति उस एआई एक्सपर्ट का आकर्षण हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके प्रेम में पड़ जाता है। तो वो रोबोट फीमेल कैसे उस एआई एक्सपर्ट को ठगती है, कैसे उसकी भावनाओं का दोहन करती है और कैसे उसका फायदा उठाती है। तो ये जो चीजें अगर फिल्मों में दिखाई जाएगी तो ये कहीं ना कहीं हमें रियलिटी से दूर करेगी, क्योंकि रोबोट का या फिर किसी मशीन का जेंडर हो ही नहीं सकता, ये बायोलॉजिकल चीज है ना। किसी भी मशीन का लिंग या फिर जेंडर कैसे हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल जीवों की विशेषता है। तो अगर कोई साइंस फिक्शन मूवी इस हिसाब से बन रही है कि एक इंसान एआई एक्सपर्ट को एक किसी फीमेल या मेल रोबोट ने ठग लिया, उसका फायदा उठा लिया, उसकी भावनाओं का दोहन कर लिया, तो ये फिल्म वास्तव में नारीवाद के बारे में है, फेमिनिज्म के बारे में है कि अगर नारी मुक्त हो जाएगी तो उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। अगर बुद्धिमान स्त्री होगी तो वो पुरुषों को अपने कंट्रोल में कर लेगी, है ना। तो ये फिल्में एक तरह से पुरुषों की असुरक्षा दिखाती है, बुद्धिमान स्त्रियों के बारे में, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन के प्रति उनकी जो असुरक्षा और भय की भावना है उसको दिखाती है, ना कि हमें भविष्य में एआई से क्या क्या चीजें होने वाली है। तो इस तरह से ये फिल्में हमें गलत तस्वीर दिखाती है। एआई से क्या बदलाव आने वाले हैं ये हमने पहले भी एक चैप्टर में डिस्कस किया था, आई थिंक दूसरे या तीसरे चैप्टर में। एआई क्या करेगा कि कुछ कुलीन वर्ग हैं जो शक्ति संपन्न हैं, उनको एल्गोरिदम की शक्ति मिलेगी, उनको बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो अति मानवीय गुणों से युक्त हो जाएंगे, है ना। जैसे वो डिजाइनर बेबी बना पाएंगे, उनमें ज्यादा अच्छे मानवीय गुण होंगे, वो प्रौद्योगिकी से संपन्न होंगे। तो वो एक कुलीन वर्ग और बाकी जो बचे होमोसेपियंस, जो जिनके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं,
है ना, वो साधारण है, क्योंकि वो अति मानवीय गुणों से युक्त नहीं है, वो डिजाइनर बेबी वाली महंगी प्रौद्योगिकी को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब उस कुलीन वर्ग को उन होमोसेपियंस की जरूरत नहीं है कारखानों में काम करने के लिए, क्योंकि अब रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे काम कर देती है। तो वास्तविक समस्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो आ रही है, वो एक कुलीन वर्ग और एक बाकी जो होमोसेपियंस के बीच के टकराव और बीच के असमानता की है, ना कि ये जो फिल्मों में रोमांस का जो संबंध दिखाया जाता है, फिर या फिर रोबोट और इंसानों के बीच का युद्ध दिखाया जाता है, वो वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या असमानता की है, परतंत्रता की है, कि कुछ इंसान ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए हरारी बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वास्तविक समस्या है उसको समझने के लिए अभी भी कार्ल मार्क्स ज्यादा बेहतर गाइड है, ज्यादा बेहतर मार्गदर्शक है, बजाय कि किसी हॉलीवुड डायरेक्टर के, जैसे कि स्टीवन स्पिलबर्ग, है ना, या फिर रजनीकांत के। तो हमें वास्तविक समस्या को समझना चाहिए और विज्ञान कथाओं को भी ज्यादा जिम्मेदार बनते हुए ज्यादा जिम्मेदारी से सही तस्वीर भविष्य की हमें दिखानी चाहिए। अब दूसरी गलती आती है कि मस्तिष्क का दुनिया के साथ संबंध न समझ पाना। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे मस्तिष्क और दुनिया का आपस में क्या संबंध है, और साइंस फिक्शन की फिल्में हमें गलत तस्वीर दिखाती है। ये हम मैट्रिक्स, एक मूवी आई थी द मैट्रिक्स और एक मूवी आई थी ट्रूमैन शो, तो हम इन दो फिल्मों का एनालिसिस करके समझेंगे कि कैसे ये दोनों ही फिल्में वैसे तो बहुत अच्छी थी, है ना, यूनिक थी, लेकिन ये कैसे दोनों फिल्में वास्तविकता से भटकी हुई है। तो हम इन दोनों फिल्मों का एनालिसिस करेंगे और कैसे देखेंगे कि क्या इन फिल्मों में गलतियां हैं और क्या सही चीज है। तो ये चीज आज की हमारी डिस्कशन थी। ये चैप्टर हम 3 पार्ट में शायद डिस्कस होगा, और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और कोई डाउट हो तो आप इसी टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।